Hello everyone, I hope you all are good. In this video, I will cover partnership as a form of business organization. We will study the whole partnership, that is its meaning, merits, demerits, features, what are the types of partners, what are the types of partnership firm, meaning of partnership deed, as well as the process of registration. So let's start. We will be starting with the definition of partnership. जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसमें डिफाइन किया गया है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है पर्सन्स के बीच में जो कि अग्री करते हैं उनके प्रॉफिट्स को शेयर करना, और वो जो पार्टनरशिप फर्म होता है वो या तो सब लोग मिलकर रन करते हैं या फिर कोई भी एक जना उन सबके बिहाफ पे रन करता है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं इन अ पार्टनरशिप फर्म वो है 50। एट द सेम टाइम जो मिनिमम requirement है members की to start a partnership are 2. The next topic is features or characteristics of partnership. The first one is formation. Formation of partnership firm बहुत easy है, इसमें ऐसा कोई बहुत hard and fast legal restrictions नहीं है। उन लोगों को एक एग्रीमेंट बनाना होता है, पार्टनरशिप डीड जिसको बोलते हैं, और उसके अंदर वो लोग को सारे नॉर्म्स वगैरह मेंशन करने होते हैं और सब चीजें जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो सब मेंशन होता है। एक बात जो हमेशा याद रखने की है वो है कि पार्टनरशिप कभी भी सर्विस मोटिव के लिए नहीं बन सकता। हमेशा जो मेन मोटिव होता है पार्टनरशिप का वो प्रॉफिट अर्निंग होता है। एट द सेम टाइम इसका फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होता है। द सेकेंड वन इज लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर सारे पार्टनर्स की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है तो इवन उनके पर्सनल असेट्स भी बेचे जा सकते हैं। जो लाइबिलिटी है पार्टनरशिप के अंदर वो जॉइंटली और इंडिविजुअली सेपरेट की जाती है। बेसिकली उन सबको मिलकर उसे पे करना पड़ता है, लेकिन अगर कोई एक जने को कोई भी थर्ड पार्टी पॉइंट आउट कर लेती है कि हमारा तो यही पेमेंट करके जाओ आप हम आपको जाने नहीं देंगे जब तक ये पेमेंट नहीं होगा, तो ऑन बिहाफ ऑफ एवरी पार्टनर वो इंडिविजुअल पार्टनर भी पे कर सकता है और वो बाद में जाकर उन पार्टनर से अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर रिस्क शेयरिंग रेशियो वो उनसे पैसे ले सकता है। द नेक्स्ट वन इज रिस्क बेयरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रिस्क होती है एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसी भी चीज से रिलेटेड, वो रिस्क सब लोग मिलकर बेयर करेंगे। इवन लॉस अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर होता है तो वो लॉस भी सारे पार्टनर्स उसी रेशियो में शेयर करेंगे जिस रेशियो में वो लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं, अनटिल एंड अनलेस कि वो एक नया रेशियो डिसाइड कर चुके हों लॉस शेयर करने के लिए। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। जो भी डिसीजन मेकिंग की पावर होती है वो म्यूचुअली सारे पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं। जो भी फिर उस चीज को वो लोग डिसाइड करते हैं और डिसीजन लेते हैं। एट द सेम टाइम जो कंट्रोल होता है वो भी वो लोग सब मिलकर फर्म का करते हैं। द नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब ये हुआ कि क्या वो पार्टनरशिप रन की जा सकती है, इवन अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो नहीं की जा सकती है, तो इट लैक्स कंटिन्यूटी। बेसिकली कंटिन्यूटी जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं होती है। अगर किसी की भी डेथ हो जाती है, कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा होता है तो वो पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है, बट वो वापस से जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो एक नए एग्रीमेंट में नई पार्टनरशिप को फॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए कोई फाउंडेशन नहीं है। द नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ पार्टनर्स। जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं किसी भी फर्म को स्टार्ट करने के लिए वो 2 होते हैं। जस्ट 2 और मोर मेंबर्स कैन स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज मिसलेनियस रूल्स एक्ट वो 50 होते हैं। द लास्ट वन इज म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि पार्टनरशिप वो एक्ट है जिसके अंदर कि इट इज कैरिड ऑन बाय ऑल और इवन एनी वन ऑफ देम विच इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। इसका मतलब हुआ कि ये प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप को बताता है। एजेंट कैसे कि वो किसी के भी बिहाफ पे जाकर कोई भी एग्रीमेंट कोई पार्टनर करके आ सकता है, और अगर उस एग्रीमेंट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो सारे पार्टनर्स को बाइंड करता है। एट द सेम टाइम अगर कोई और पार्टनर जाकर वो ऐसा कोई एग्रीमेंट करके आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो वो फिर प्रिंसिपल की लाइबिलिटी होती है। वो एज अ प्रिंसिपल एक्ट करता है बेसिकली, और उसकी लाइबिलिटी बन जाती है कि वो जो भी प्रॉब्लम हो उसके एग्रीमेंट की वजह से वो फिर उसको भी सॉल्व करनी पड़ेगी।
We will see some of the merits of partnership firm. The first one is balanced decision making. इसका ये मतलब हुआ कि हर एक इंडिविजुअल को अपना अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज चूज करने का चांस मिलता है इन पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि एक इंडिविजुअल के ऊपर सारा बर्डन नहीं रहता है। तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो एरर्स होते हैं उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एट द सेम टाइम जो भी वो डिसीजन मेकिंग लेता है वो काफी बैलेंस्ड होता है, क्योंकि उसे उसके प्रॉज एंड कॉन्स सब पता होते हैं। द सेकेंड वन इज मूव फंड। मूव फंड का मतलब हुआ कि अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर करें पार्टनरशिप को, तो वो ज्यादा फंड्स इकट्ठे कर सकता है, क्योंकि उसमें लोग ज्यादा होते हैं जो कि ज्यादा कैपिटल लेकर आते हैं। तो एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप ये लोग इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं अपना बिजनेस, और ज्यादा फंड्स इन लोगों को मिल जाते हैं। द थर्ड वन इज शेयरिंग ऑफ रिस्क। इसका मतलब हुआ कि जो रिस्क होती है पार्टनरशिप फॉर्म की, वो किसी भी एक जने के ऊपर नहीं रहती है, वो सब लोगों में शेयर हो जाती है। अगर कोई भी अनसर्टेनिटी होती है या इनडेप्थनेस आती है फॉर्म के ऊपर, तो सब पार्टनर्स इक्वली या फिर जो भी उनका रेशियो डिसाइडेड होता है उसके अंदर उसको बियर करेंगे। द फोर्थ वन इज ईज ऑफ क्लोजर एंड फॉर्मेशन। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि एज सच कोई स्पेशल रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए। खाली एक एग्रीमेंट चाहिए होता है बिटवीन पार्टनर्स, जिसमें कि उन लोगों का सारा रेशियोज वगैरह और जो भी एग्रीमेंट में टर्म्स वगैरह हैं वो सब मेंशन होती है, और उनको वो फॉलो करना होता है। और इसको क्लोज करने के लिए भी कोई ऐसे बहुत ज्यादा रेगुलेशंस नहीं होते हैं। इट्स वेरी इजी टू इवन क्लोज द पार्टनरशिप फॉर्म। द लास्ट वन इज सीक्रेसी। जस्ट बिकॉज की पार्टनरशिप फर्म को इट्स नॉट नेसेसरी कि वो जो है उनके अकाउंट्स और रिपोर्ट्स वो सबमिट करें, इसलिए वो एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अपने पास रख सकते हैं। और दूसरों को बताना उनके लिए इतना जरूरी नहीं होता है, वो जो भी इंफॉर्मेशन उनकी इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है। Here are some of the limitations of partnership firm. The first one is unlimited liability. जस्ट बिकॉज के पार्टनर्स जो होते हैं वो लाइबल होते हैं सारे डेट्स को रीपे करने के। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पार्टनरशिप फर्म का वो ये होता है कि पार्टनर खुद के फंड के लिए तो लाइबल है ही, पर जो उसका दूसरा पार्टनर है अगर वो इनकेपेबल है पे करने के, तो उसको उसके बिहाफ में भी पे करना पड़ेगा। इस हिसाब से पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटीज होती है पार्टनर की, वो काफी अनलिमिटेड होती है। द सेकेंड वन इज लिमिटेड रिसोर्स। अभी हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप में एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप काफी फंड होता है, लेकिन जितना पार्टनरशिप को नीड होता है या जितना दूसरे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में उन लोगों को फंड्स अवेलेबल होता है, उतना पार्टनरशिप में नहीं अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से वो एक हद तक ही अपना एक्सपेंशन कर सकते हैं। एक सर्टेन लिमिट के अबव वो लोग एक्सपेंशन के बारे में नहीं सोच सकते हैं। द थर्ड वन इज पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जस्ट बिकॉज कि काफी पार्टनर्स होते हैं, अप टू 550 पार्टनर्स हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, तो कई बार क्या होता है वो पार्टनर्स अपने पर्सनल इंटरेस्ट को भी सामने ले आते हैं और वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट की बातें करने लग जाते हैं, जिससे कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन फॉर्म हो जाता है, और कई बार इससे पार्टनरशिप को टर्मिनेट भी करना पड़ता है। द फोर्थ वन इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अगर कोई भी पार्टनर होता है उसको कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, जैसे कि डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट, तो वो पार्टनरशिप फर्म को खत्म करना होता है। वो बात अलग है कि आप उस पार्टनर के जाने के बाद एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करके नए पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हो। द फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट की पार्टनरशिप फर्म को जरूरी नहीं है कि उसकी जो भी रिपोर्ट्स और अकाउंट्स होते हैं उसको सबमिट किया जाए गवर्नमेंट को या पब्लिक को। तो वो लोग कुछ भी फ्रॉड या फिर कुछ भी कर सकते हैं इन देयर अकाउंट्स या फिर उनके पार्टनरशिप फर्म के अंदर, और उसको कोई पता भी नहीं लगा पाएगा इतना इजीली, क्योंकि वो उनका इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट होगा। तो ये जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है वो बहुत मुश्किल है गेन करना, क्योंकि वो कोई भी लीगली उनको जब रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी चीज को पब्लिश करने की, तो वो लोग पब्लिश क्यों करेंगे? सो दीज वर ऑल अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म. Our next topic is types of partner. There are 6 types of partner which are found in partnership firm. जो पहला है वो है active partner, then sleeping partner, secret partner, nominal partner, partner by estoppel, partner by holding out. इन 6 partners के बारे में हम लोग अब one by one पढ़ेंगे। हमारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर है वो है एक्टिव पार्टनर। ये वो पार्टनर होता है जो एक्चुअल काम करता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। ये मैनेजमेंट में भी पार्ट लेता है, ये कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी शेयर लेता है, प्लस ये इसका अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होता है क्रेडिटर्स को लेकर। द सेकेंड वन इज स्लीपिंग और डोमेंट पार्टनर। ये वो पार्टनर है जो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेता है, बेसिकली मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेते हैं, बट ये लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी शेयर लेते हैं, और इन लोगों की भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है।
अब जो हमारा नेक्स्ट पार्टनर है वो है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर का जो सबसे डिस्टिंक्ट फीचर होता है वो ये होता है कि वो कंपनी से या फिर फर्म से एसोसिएट है किसी भी, वो जनरल पब्लिक को पता नहीं होता है। बेसिकली वो सीक्रेटली काम करता है किसी भी फर्म के अंदर। बाकी उसकी जितनी भी चीजें होती है, जितनी भी फीचर्स होते हैं, वो सब एक्टिव पार्टनर और बाकी पार्टनर्स जैसे ही होते हैं। वो मैनेजमेंट में पार्ट लेता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, प्लस वो कैपिटल को भी कंट्रीब्यूट करता है। द नेक्स्ट वन इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो अलाउ कर देता है कि आप मेरा नाम यूज कर सकते हो एज अ पार्टनर इन योर पार्टनरशिप फर्म। ये ना तो कोई कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है और ना ही प्रॉफिट एंड लॉसेस में लायबल होता है, और ये मैनेजमेंट में भी कोई ऐसा एक्टिव रोल प्ले नहीं करता। लेकिन अगर कोई भी लाइबिलिटी आती है तो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसका होता है और वो रीपेमेंट के लिए केपेबल होता है। द नेक्स्ट वन इज पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय एस्टॉपल हम उसको कहेंगे जो अपने किसी भी कंडक्ट या बिहेवियर से ऐसा इंप्रेशन देता है थर्ड पार्टी को कि वो भी एक पार्टनर है उस पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक कोई भी फ्रेंड है, वो मेरे साथ हर कंपनी मीटिंग में जा रही है और वो एक ऐसा इंप्रेशन दे रही है थर्ड पार्टी को कि वो भी मेरी पार्टनर है, तो उसको पार्टनर बाय एस्टॉपल कंसिडर किया जाएगा। ये जो पार्टनर होता है वो लाइबल होता है जो भी लाइबिलिटीज आती है कंपनी के ऊपर उन सब के लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी की आईज में ये पार्टनर होता है। इवन दो ये लोग कुछ भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते, मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेते, बट फिर भी ये लोग लाइबिलिटी के लिए लाइबल ठहराए जाते हैं। द लास्ट वन इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये वो पर्सन होता है जो कि पार्टनर नहीं होता है, बट नोइंगली वो अलाउ कर देता है कि वो, हाँ, कि जो कंपनी है वो उसको रिप्रेजेंट करे एज अ पार्टनर इन ऑफ द फर्म इन थर्ड पार्टी सिनेरियो। बेसिकली वो पार्टनर नहीं है, बट वो नोइंगली ये अलाउ कर देता है कि भाई आप मेरे को एज अ पार्टनर बोल दो, कि आप जाकर बोल दो कि मैं भी आपकी कंपनी का पार्टनर हूँ। तो वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहलाता है। अब सिमिलरली ये भी सारी लाइबिलिटीज बियर करेगा क्योंकि इसने एनी हाउ बोल दिया नोइंगली कि हम लोग, कि मेरे को पार्टनर कंसिडर कर लो। लेकिन इसको एक स्पेशल एडवांटेज मिलता है कि वो ये है कि अगर ये रियली में पार्टनर नहीं है और ये जस्ट कि बोल दिया उसने उस वक्त कि पार्टनर मैं हूं, तो इसको एक ऑप्ट आउट चांस मिलता है कि ये एक डिनायल या फिर क्लैरिफाई कर सकता है उसकी पोजीशन को कि मैं पार्टनर नहीं हूं, और एक लेटर दे सकता है जिससे कि उसकी जितनी भी लाइबिलिटीज है उन सब से वो बच सकता है। Our next topic is types of partnership. हमने पहले पढ़ा था 6 टाइप ऑफ पार्टनर, अब हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है वो 2 टाइप में डिवाइड है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और एक ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन 2 टाइप की पार्टनरशिप होती है, दैट इज पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एट द सेम टाइम पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी भी 2 टाइप की होती है, जनरल एंड लिमिटेड। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट थिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। पहला जो पार्टनरशिप है वो है पार्टनरशिप एट विल। जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है, ये वो पार्टनरशिप है जो एग्जिस्ट करेगी ऑन द विल ऑफ पार्टनर। मतलब पार्टनर जब तक चाहेंगे तब तक वो पार्टनरशिप में रह सकते हैं, और जैसे ही उनका मन नहीं हुआ कि अब हमें पार्टनरशिप कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी, तो कोई भी पार्टनर जो है वो नोटिस दे सकता है विड्रॉल का, और ये पार्टनरशिप वहीं पे खत्म हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये अगेन नाम से पर्टिकुलर मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए बनी हुई पार्टनरशिप, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और ये सब होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और ये सब मिलते हैं, इसमें अगर कोई भी पार्टनरशिप होती है तो वो एक एजेंडा पे होती है कि भाई ये काम खत्म हुआ और ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहलाती है। बेसिकली एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का अकम्पलिशमेंट जब तक नहीं होता है तब तक ये पार्टनरशिप रहती है, और जैसे ही वो वर्क खत्म हो जाता है, जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं और वो बिल्डिंग बन गई है, तो ये डीम्ड माना जाता है कि ये पार्टनरशिप भी फिनिश हो गई है। द सेकेंड टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, जिसका फर्स्ट पार्ट है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप के अंदर लाइबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड एंड जॉइंट होती है। जो पार्टनर्स होते हैं वो एंजॉय करते हैं राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, और जो भी वो लोग फर्म में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो सारी एक्टिविटीज बाइंडिंग ऑन ईच अदर या फिर उन लोगों के बिहाफ में होती है। जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है इस पार्टनरशिप का, और जो इसका एग्जिस्टेंस है पार्टनरशिप का वो अफेक्ट होता है बाय एनी मिस हैपनिंग टू एनी ऑफ द पार्टनर, जैसे कि डेथ या फिर रिटायरमेंट या फिर इंसॉल्वेंसी, तो वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। जो हमारी नेक्स्ट पार्टनरशिप है वो है लिमिटेड पार्टनरशिप। इसके अंदर ऐसा होता है कि जो
एक जना होता है पार्टनरशिप के अंदर, उसकी लाइबिलिटी तो अभी भी अनलिमिटेड ही होती है। एटलीस्ट एक जने की लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड रहेगी, बाकी लोग हो सकता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी को एंजॉय कर लें। लेकिन इसके अंदर जो राइट होता है लिमिटेड लाइबिलिटी वाले मेंबर्स का कि वो लोग मैनेजमेंट में पार्ट ले सके या फिर उन लोग की एक्टिविटीज बाइंड हो ईच अदर के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। जो लिमिटेड लाइबिलिटी मेंबर्स होते हैं वो ऐसा कभी भी नहीं कर पाते हैं। एट द सेम टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपल्सरी है इस टाइप की पार्टनरशिप का, और ये पार्टनरशिप टर्मिनेट नहीं होती है इवन तो किसी की डेथ हो जाए या कोई रिटायर हो रहा है या कोई इंसॉल्वेंट हो रहा है। अब हम समझेंगे पार्टनरशिप डीड का मतलब। उससे पहले एक बात समझना कि हम जब भी किसी पार्टनरशिप में एंटर करते हैं तो ये एक बेसिक फॉर्मेट होता है कि आप एक एग्रीमेंट लो जिसके अंदर कि आप लोग सारे टर्म्स कंडीशंस और सारे एस्पेक्ट्स को कवर करो जो भी एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर हो सकते हैं। और वो जो एग्रीमेंट हो वो उसको आप ओरल भी ले सकते हो, उसको रिटर्न भी ले सकते हो, बट ऑब्वियसली रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है वो ज्यादा रिलायबल और एडवाइसेबल होता है क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें इन रिटर्न मेंशन होती है। और ओरल में तो क्या होता है भूल भी जाते हैं और उस चीज का कोई सबूत नहीं होता, बट रिटर्न होता है तो उसका एविडेंस भी होता है। तो अब पार्टनरशिप डीड जो होती है वो उसी रिटर्न एग्रीमेंट का नाम है जिसके अंदर की सारी कंडीशंस मेंशन होती है जो भी पार्टनरशिप को गवर्न करती है, उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड में ये जो मेंशन है वो सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि फर्म का नाम, नेचर क्या है बिजनेस का, लोकेशन क्या है बिजनेस की, कितने टाइम के लिए आपने ये बिजनेस बनाया है, इन्वेस्टमेंट कौन कितना कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, क्या रेशियो रहेगा, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन क्या है पार्टनर्स का, सैलरी कितना लेंगे वो लोग, उनकी टर्म्स क्या है, एडमिशन रिटायरमेंट और इन सब से रिलेटेड, कैपिटल पे और ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट कितना होगा, प्रोसीजर क्या होगा अगर फर्म को डिसॉल्व करना हुआ, बंद करना हुआ तो उसका, अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो लोग और ऑडिट के लिए उन लोगों का क्या मेथड है, और एट द एंड इन द लास्ट की अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो किसका डिसीजन लास्ट माना जाएगा। Now we will study our last topic, that is registration of partnership firm. Registration of partnership firm means entering of the firm's name. Basically firm का नाम दाखिल करवाना रजिस्टर के अंदर, जो कि रजिस्टर ऑफ फर्म होता है उसके अंदर, जो कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पड़ा होता है, विथ सम डॉक्यूमेंट्स जो कि जरूरी होते हैं फर्म के स्टार्ट के लिए। जो ये रजिस्ट्रेशन होता है वो फर्म कभी भी करवा सकती है, वैसे प्रेफरेबल होता है कि वो स्टार्ट में ही करवा ले। प्लस ये जो रजिस्ट्रार होता है वो उसी स्टेट के अंदर होना चाहिए जिस स्टेट में कि आपकी फर्म लोकेटेड है। द नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ये बहुत कंपल्सरी होता है क्योंकि ये एक प्रूफ होता है कि आपकी पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करती है, और ये कई चीजों से भी बचाता है, कई जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उन सब से भी आपको रेस्क्यू करता है अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड होती है। तो वो जो प्रॉब्लम्स जो हो सकती है इन फ्यूचर वो सब क्या है, तो बेसिकली द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स आर, द फर्स्ट वन इज कि बेसिकली स्यू नहीं कर सकते आप किसी को भी किसी चीज के बेसिस पे, ना तो आप फर्म को कर सकते हो, ना तो आप पार्टनर को कर सकते हो, और ना ही आप थर्ड पार्टी को कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि आपकी फर्म एग्जिस्ट करती है। तो आप उन तीनों में से किसी को भी स्यू नहीं कर सकते, उनसे अपना पैसा नहीं ले सकते अगर कोई भी फ्रॉड हो जाता है उस केस में, इसलिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। एक 3 स्टेप प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का। जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि हम लोगों को एप्लीकेशन जो है वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में सबमिट करना होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को, और वो एप्लीकेशन सब पार्टनर्स के द्वारा साइंड होना चाहिए। अब उस एप्लीकेशन में क्या क्या मेंशन होता है या उसका क्या क्या कंटेंट होता है, वो है फर्म का नाम होना चाहिए, लोकेशन होनी चाहिए किस जगह आप फर्म खोल रहे हो, और भी अगर कोई ब्रांच है आपके फर्म की तो उसके बारे में होना चाहिए, डेट होना चाहिए कि कब उस किस पार्टनर ने ज्वाइन करा है आपके फर्म को, उन पार्टनर्स का नेम और एड्रेसेस होना चाहिए, प्लस आप कितने टाइम के लिए ये पार्टनरशिप फर्म ओपन कर रहे हो उसकी एक ड्यूरेशन पता होनी चाहिए बेसिकली। द सेकेंड स्टेप इज आप लोगों को एक फी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को देनी पड़ती है, डिपॉजिट करनी पड़ती है, जो भी रिक्वायर्ड होती है, जो भी मेंशन होती है वो फी आप लोगों को डिपॉजिट करनी होती है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को। द लास्ट वन इज कि जो रजिस्ट्रार होता है वो सारी चीजें देखकर, सारा एप्लीकेशन देखकर एक एंट्री करेगा रजिस्टर के अंदर कि हाँ भाई आपकी फर्म जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है, और फिर सब्सिक्वेंटली आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करके दे देगा।
I hope this video has helped you in clearing all the doubts whichever you were facing related to partnership. But still, if you face any query, then you can write in the comment section. I will be coming with next video as soon as possible, and that will be on joint stock company as a form of business organization. So stay tuned guys, and please like, share and subscribe to our channel. See you. Bye bye.